हेलो बच्चों की हाल चाल। सॉलिड स्टेट के अंदर काफी टॉपिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। छोटा सा रिकैप भाई, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन टिक हो चुका। देन हमने बात करी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉलिड लिक्विड गैस टिक हो चुका। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टिक हो चुका। उसमें हमने बात करी डिस्पर्शन फोर्सेस क्या है, हमने बात करी एक टेम्परेरी डाइपोल कैसे बनता है, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसे कहोगे, टिक डन। एच बॉन्डेड क्या है, मेटालिक सॉलिड्स क्या हैं, डी एंड एफ वालों को हार्ड मेटल क्यों कहते हैं और एस एंड पी वाले सॉफ्ट मेटल क्यों हैं, वी आर डिस्कस एवरीथिंग नाउ। उसके बाद हम आए क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल के अंदर हमने कहा कि पार्टिकल क्लोज क्लोज होते हैं तो उनकी क्या ऐसा ज्योमेट्रिकल फीचर है उसके बारे में बात करी। पैरामीटर्स ऑफ हमने बात करा किस तरीके से 2D या 3D के अंदर हम देख पाते हैं क्रिस्टल के टाइप। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को हमने स्टडी करा। 7 क्रिस्टल सिस्टम को आप देख सकते हो। एक तरीके से ये क्या चीज है, एक तरीके से ये सिस्टम है कि हमने ये देखा कि भाई रूम कितने डिजाइन का है। अब रूम के अंदर मान लो गेहूं का आपका एक गोदाम है, एक कोल्ड स्टोरेज जहां आलू भरते हो, है ना। तो भाई साहब रूम तो बना लिया, वो तो 7 हमने क्रिस्टल टाइम बना लिए। अब उसके अंदर आलू की बोरियां कैसे भरोगे रे, तो उसका एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होता है। यूनिट सेल के अंदर हम बात करेंगे कैसे, लैटिस पॉइंट क्या होता है हमने बात कर ली। अब यूनिट सेल के अंदर मैंने आपको 3 मेजर यूनिट सेल के टाइप बताए थे। मैंने आपसे कहा था उसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है रे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको भी जरा ध्यान से देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला टॉपिक होगा ब्रेविस लैटिसेस, यानी ब्रवाई भाई साहब वो थे जिन्होंने ज्ञान बांटा किस तरीके से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर हम लैटिसेस का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री देख सकते हैं। पैकिंग इन क्रिस्टल्स हम बात करेंगे आज, क्योंकि अब कहानी आगे बढ़ रही है। एंड अब पैकिंग होगी तो वॉइड तो आएगा। भैया आलू भर दिए हैं तो क्या पूरे कमरे की पैकिंग बढ़िया कर दिए है? नहीं, बीच में खाली जगह तो रह गई है। आलू गोल सा है ना भाई, इसलिए 2 तरह के वॉइड्स बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। बड़ी कमाल की इसकी दास्तान है। तो आइए शुरू करते हैं, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं एनसीईआरटी गुरुजी को हाथ जोड़ने हुए। एनसीईआरटी गुरुजी कहते हैं कि हमने लास्ट बात करी तो सबसे पहले प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स की बात करते हैं। तो आइए हम भी पहले यूनिट सेल्स की बात करते हैं। देखो भाई 4 टाइप की यूनिट सेल आप देख रहे हैं। 3 मैंने आपको मेजर जो बताई थी वो थी ही थी, लेकिन न अब जरा यूनिट सेल के ऊपर ज्ञान प्राप्त करो। अपनी क्लास पर कॉपी निकाल लीजिए दोस्तों। सबसे पहले है ये प्रिमिटिव, एंड देन यहां पर है आपकी सेंटर्ड। कहने को प्रिमिटिव को कह सकते हो कॉर्नर्ड, कहने में क्या हर्ज है। सेंटर्ड ये है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूबिक जो अरेंजमेंट था वो प्रिमिटिव में आएगा। सारे एटम कॉर्नर पे हैं, सारे एटम कॉर्नर पे हैं, बोलो मेरे संग। सारे एटम क्या है बेटा, कॉर्नर पे हैं। और ये सेंटर्ड कौन कौन सी है, इसमें आएगा बॉडी सेंटर, इसमें आएगा फेस सेंटर। तो ये दोनों मैं आपको बता चुका। ये था सिंपल क्यूबिक, सिर्फ कॉर्नर पे। एटम आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। एटम आयन मॉलिक्यूल, एम याद रखो, एटम आयन मॉलिक्यूल, दीज आर दी एंटिटीज विच कैन प्रेजेंट ओवर द लैटिस पॉइंट। चक दे की गल है भाई, बड़ा आसान है। बॉडी सेंटर एक असी आज और कराएंगे, दैट इज एंड सेंटर। ओए हो सर ए किथों आया, लास्ट टाइम 3 बताए थे। अरे भाई होल्ड करो, अब आएगा आनंद। सो आई थिंक पहली 3 तो पता है। एंड सेंटर क्या है, एक तरह से अल्टरनेट सेंटर। अरे गुरुजी छा गए, अल्टरनेट सेंटर है तो हम समझ गए। अल्टरनेट फेस पे आप बात कर रहे हो, अल्टरनेट फेस पे एटम है। हाँ तो ठीक है, 6 फेस है 3 पे होगा ना रे। अल्टरनेट फेस को देखना है कि एटम देखो अगर सेंटर में है तो कहां कहां हो सकता है, फोकस करना। या तो बॉडी सेंटर पे होगा, या फेस सेंटर पे होगा, या एज के सेंटर पे हो सकता है। बट हमने बॉडी सेंटर और फेस सेंटर लिया। अब फेस सेंटर पे 6 फेस हैं, या तो सब पे होगा या अल्टरनेट फेस पे होगा।
अब आनंद की स्थिति यह है, अगर अल्टरनेट फेस पे होगा, जिस रूम में बैठे हो उसको एक क्यूब मानो। मान लो इस वाली दीवार पे, इस वाले फेस पे जो मेरे पीछे है, इस पे भैया क्या हो गया, इस वाले फेस पे एक एटम आयन या मॉलिक्यूल आ गया, इस पे आ गया, तो अब इसका अल्टरनेट है ये वाला, इस पे नहीं आएगा, नीचे वाला इस पे नहीं आएगा, साथ वाले पे नहीं आएगा, इधर वाले पे नहीं आएगा, ऊपर वाले पे नहीं आएगा, इसका मतलब इसके सीधा सामने वाले पे आएगा। ध्यान रखिए, अगर अल्टरनेट कहा जा रहा है, इसका मतलब 6 फेस को आधा करके 3 ना कर देना, ना रे ना। अल्टरनेट फेस का मतलब होता है, अगर इस पे था, दीवार पे इस पे था, अरे कमरे में बैठा ना बाबू, देख इसको, जिस दीवार पे जो इस फेस पे मान लो आपका AIM है, एटम आयन मॉलिक्यूल है ना, इसके जस्ट नेक्स्ट ये वाला फेस है, नीचे वाला जो फर्श है तुम्हारा, फर्श है तुम्हारा, फर्श जो तुम्हारा है, और उसके साथ में इधर 2 फेस है और एक छत है, तो ये चारों तो अल्टरनेट हुए ना इसके, तो इन पे तो नहीं हो सकता, फिर इसके सामने होगा, तो वो एंड सेंटर है। तो एंड सेंटर में एक्चुअली 2 आपके फेस पे होता है। आइए अब NCERT गुरु जी की लाइन बाय लाइन तो पढ़नी हमारा परम फर्ज है। So unit cell can be broadly divided into 2 categories, primitive and centered. Primitive, when constituent particles are present only on the corner position of a unit cell, it is called as primitive unit cell. दोहरा लो मेरे साथ, when constituent particles are present only on the corner position of the unit cell, it is called as primitive unit cell. अगला है centered unit cell, बॉडी सेंटर्ड जहां पर बीच में हो, तो व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर। आए हाय, याद करो मेरा एग्जांपल, पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ, सिंपल चावल तो होंगे ही, यानी बॉडी सेंटर हो, फेस सेंटर हो, सिंपल क्यूबिक तो होगा ही, तो यानी सेंटर में जो एटम होंगे, आयन होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो इन एडिशन टू कॉर्नर वाले होंगे। सो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, सच अ यूनिट सेल कंटेन वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वही AIM, एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड द वन दैट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। लिख लो मेरे भाई, क्लास वर्क कॉपी इसीलिए थी बनवाई। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स, सच अ यूनिट सेल contains one constituent particle present at the center of each face. These are the faces. Each face in addition to the AIM present at the corners. Clear? And center. In such a unit cell, one constituent particle is present at the center of any 2 opposite phases beside the one present at the corners. So these are the alternate phase wala concept. Okay. नाउ इंस्पेक्शन किया हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम देखे, इन सब में प्रिमिटिव जरूर होता है ना। देखो भाई साहब हुआ क्या, हमारे जो एक साहब आए मिस्टर ब्रावाइस, कहाँ इनका नाम गया, फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रावाई showed that there are only 14 possible 3-dimensional lattices and these are known as Bravai lattices. Fine. ब्रावाई साहब ने वैसे कहा था, देखो ये 4 बन गए, बड़ा आनंददायक स्थिति है, जरा सारे आए, एक ये 3 ये है, एक ये 3 और ये है, तो 4 हो गए। 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उन 7 में अगर ये 4 मिलते तो 28 होते, 28 होते, बट ब्रावाई साहब ने कहा कि ड्यू टू सिमेट्रिक पोजीशंस। अब सिमेट्री क्या है सर, हमारा यार 11th क्लास में ऑर्गेनिक के अंदर कुछ सिमेट्रिकल बातें होती हैं, कम होती हैं, बट अगर किसी को बहुत इच्छा है तो MSc के अंदर आप इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या अभी वो जो हम अभी तो कह रहे एडवांस की सीरीज आ रही है हमारी, JEE एडवांस, IIT जैम, TIFR और गेट, क्योंकि तीनों में लगभग, तीनों चारों में लगभग सेम लेवल रहता है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने तो लग जाएंगे ना ऑर्गेनिक में, ऐसा थोड़ी है। तो मेरे भाई इतना तो वक्त भी नहीं है ना, 11th का चल रहा है, 12th का चल रहा है, नीट का मैंने क्रैश कोर्स बता दिया और वो चल रहा है, तो इतना थोड़ी वक्त निकल पाएगा, तो उसके बाद फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री करा लेंगे, है ना। तो चलिए अब आनंद लेते हैं, इसका 4 थे,
7 इंटू 4 28 हुए, बट ब्रवाई साहब ने ऑब्जर्व करा इसमें आधे तो बने ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं हो रहे। क्यों? रिपीट हो रहे हैं वो, बिकॉज ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। एक लेफ्ट था तो दूसरा राइट हो गया, तो फिर वो डिफरेंट तो हुए नहीं। तो भाई ने 14 दिए। फिर अब 14 कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड आउट 14? अब ये बात है, वी हैव 14 ब्रवाई लैटिसेस। वैसे ये फ्रेंच है तो ब्रवाई इनका नाम है, हम तो ब्रेविस कहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो ब्रेवी लैटिस, बुरा नहीं माने बस वो। तो ब्रेवी लैटिस में देखो बेटा 14 ढूंढने ना आपने, है ना? आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम देखे, सब में प्रिमिटिव होता है, यानी प्रिमिटिव सब में है। आनंद आ गया सर, सात तो ये खत्म। अच्छा, क्यूबिक वाले में, मतलब प्रिमिटिव सब में, क्यूबिक वाले में प्रिमिटिव के अलावा बॉडी सेंटर भी है जी, तो फेस सेंटर भी है। लास्ट क्लास में बताया नहीं था बाबूलाल? बताया था ना। बस फिर अब देखें मोनोक्लिनिक में ऐड कर लो। अब देखो कितने में, 7 तो हो ही गए थे, 2 ये हो गए। एक देखो ऑर्थो वाला जो है ना हमारा, कहाँ गया, कहाँ, ऑर्थोरोम्बिक, इसमें चारों हैं। आहा, ऑर्थोरोम्बिक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर प्रिमिटिव बॉडी फेस सारे मिल जाते हैं, है ना? नोट कर ले भैया। क्यूबिक में ये दोनों, इन एडिशन टू, देखो प्रिमिटिव सब में है ना, सातों में प्रिमिटिव है, तो 7 तो यही मिल गए हमें, प्लस क्यूबिक में 2 हैं इन एडिशन टू दिस 7, प्लस ऑर्थो में 3 है। ले भाई 12 तो यही हो गए। हो गया याद? टेबल कैसे याद करूंगा सर? अरे ऐसे करेगा याद। अब इस पे वीडियो अलग से ला दूं मैं। अरे ट्रिक टू रिमेंबर सॉलिड क्रिस्टल सिस्टम, क्या पागल है क्या? मार्केटिंग चल रही है यहाँ, देखो बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। साइंस में चीजों को सीखना शुरू करो, ठीक है जी। देखो क्यूबिक में 3 प्रिमिटिव, देखो सब में प्रिमिटिव क्यूबिक में है, प्रिमिटिव टेट्रागोनल में है, प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक में है, हेक्सागोनल में है, रोम्बोहेड्रल में है, मोनोक्लिनिक में है, ट्राइक्लिनिक में है। 7 में से, मतलब 14 में से 7 तो यही समाप्त हो गए। फिर क्यूबिक में 2 ऐड हो गए, 9 हो गए। फिर टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर हो गया, 10 हो गए। फिर 3 इसमें ऐड हो गए ऑर्थोरोम्बिक में, और फाइनली यहाँ पर एंड सेंटर आता है मोनोक्लिनिक में, बस। और ये कैसे आया सारा, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मैंने बताया था आपको किस तरीके से इक वाले और अल वाले हैं, है ना? तो याद करने के लिए वो भी ठीक है। तो ये भाई साहब ने यूनिट सेल बता दिए, येलो बॉक्स में है, ये हमने समझा भी दिए। बनाने का पंगा तुम्हारे है भी नहीं, येलो बॉक्स है। नंबर ऑफ प्रिमिटिव बता दिया मैंने, 8 का होता है, उसमें 8 कॉर्नर है, 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, नमस्ते, वो भी हो गई। बॉडी सेंटर बता दिया था, फेस सेंटर बता दिया था, तो सबका जेड निकालना सिखा दिया था। अब आ गए इंटेक्स क्वेश्चन, आइए फटाफट इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लेटिस पॉइंट। भैया लेटिस पॉइंट का सीधा सा मतलब है, देखें जरा, हमने समझाया ही था वैसे, तो ये इंटेक्स क्वेश्चन अगले पेज पे ले लेते हैं, काहे इतना परेशानी है। लेट्स डिस्कस इंटेक्स क्वेश्चन। क्या नंबर है बाबू इसका? 1.10। वी हैव टू डिफाइन लेटिस पॉइंट। भाई स्कूल के एग्जाम वगैरह को जरा, जो स्कूल के हों, जैसे प्री बोर्ड्स हों या इंटरनल हों, इन्हें जरा एक अच्छे से करना। जिन बच्चों ने इस बार, क्योंकि पता नहीं ना कुछ भी, दुनिया आजकल बहुत अनसर्टेन है। इस बार जिन बच्चों ने भाइयों ये चीज़ इस तरह से नहीं करी, मतलब जिन बच्चों ने ये सोचा कि चलो बोर्ड में नंबर ले आएंगे, स्कूल में नहीं आ रहे तो क्या हुआ, वहाँ बत्ती लग गई, एग्जाम ही नहीं हुए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, लेटेस्ट पॉइंट को डिफाइन करते हैं। बेसिकली दिस इज अ बेसिक पॉइंट टू डिफाइन द 3D क्रिस्टल सिस्टम। मैंने एक्सप्लेन किया था कि when certain small repeated units repeat themselves to form a 3D crystal, so that 3D crystal is known as crystal lattice, and small repeated units are known as unit cells. So lattice point are the geometrical repeated points. These are the geometrical repeated points which define the ordered
system, define the order system in an infinite ideal crystal structure. So this is what is actually a lattice point is. And what is the importance? हमने कहा था जो मोटिव है, बेसिस है, जो इस लेटिस पॉइंट के ऊपर आएगा वही पूरा स्ट्रक्चर, पूरी संरचना को बताएगा। छोटे छोटे ये छोटे छोटे पॉइंट जो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, देखा था ना 2D में कहा था एक वेक्टर इधर एक इधर, 3D में 3 वेक्टर सिस्टम था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ही 3D क्रिस्टल्स को डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिकली। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं, बीच बीच में फोन्स ने बड़ा दुखी कर रखा। नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। हा। तो बेटा पैरामीटर्स, अरे आंसर ही लिख दे यार। पैरामीटर क्या थे? एजेस ते एंगल ते मत लिखना, एजेस एंड एंगल। एजेस क्या है? क्यूबिक के अंदर ले लो, तीनों बराबर हैं। क्यूबिक का एग्जांपल क्यों ले रहे हो सर बार बार? अरे बाबू यही तो है। और यहाँ पर अल्फा ते बीटा ते गामा सब 90 है, कोई परेशानी ही नहीं है बाबू, बहुत आसान। तो दीज आर दी हमारे पैरामीटर। चलो बहुत बढ़िया। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, हमा यार वही बताया था लास्ट लेक्चर में, वही पेल देना, बहुत आसान चीज आ गई फिर से ये। उसके पश्चात है फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर, अभी बताया है, कर लोगे। एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर, अच्छा जी, एंड बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। आय हाय हाय हाय। अभी तक तो हमें ये बता रहे थे कि भैया एक क्यूब के लिए क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ये। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। सॉलिड की ये दास्तां है। यहां पर देखना पड़ता है कि पहली बात तो एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना। एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल, इनकी लोकेशन कहाँ है? वो कहता ना गूगल ऐप से आपकी लोकेशन ढूंढ लेंगे पाजी। तो यही है कि सबसे पहले इनकी लोकेशन कहाँ है, और इनकी लोकेशन के बाद ये जो एटम आयन मॉलिक्यूल है, जो ये पार्टिकल्स हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है और किनके कांटेक्ट में है ये। बस सॉलिड में यही ज्ञान चलता रहता है भैया। मोटे हो गए, टी शर्ट छोटी हो गई, कोई बात नहीं यार, हुआ ना बस वही है, बीमारी शिमारी रही, थोड़ा सा घर भर पे रहे, हो जाता है। चलो होंगे पतले, नहीं भी हो तो चलो बढ़ा तो रहे हैं, आनंद तो आ रहा है। तो एम जो है यानी एटम, आयन ते मॉलिक्यूल, इनकी लोकेशन तो फिर इनका कांटेक्ट किस किस से है। अब इस सवाल को अगर हम गहराई से सोचें तो कहता है एटम जो लोकेटेड है कॉर्नर पे, उसका पड़ोसी से कितना संबंध है? अपनी से तो 1/8 है, तो पड़ोसियों से कितना है बेटा? 7/8 है। आनंद देखें आप, मतलब अभी तक हमसे कहा जा रहा था कि अपनी उसी क्यूबिक सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है ना। तो एक एटम जो कॉर्नर पे होता है उसका अपनी सेल के लिए, अपनी यूनिट सेल के लिए 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, तो पड़ोसियों के लिए कितना हुआ? 7/8। सो contribution of the atom present at the corner for the neighbors, पड़ोसी 7/8 का है। अरे 1/8 तो अपने लिए था ना, बिंदास। तो 8 में से 1/8 तो बचा क्या? 7/8 बिंदास, क्या परेशानी है। तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा था? बॉडी सेंटर ना, वो तो दूसरों के लिए है ही नहीं, मेरे अंतरात्मा की आवाज सिर्फ मेरे लिए है। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज को पकड़ो। यू विल फाइंड
कि द होल ब्रह्मांड, द होल यूनिवर्स इज इनसाइड यू। यस माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा मजेदार है। 2 साल के इस विज्ञान को पढ़ते पढ़ते बड़ा आनंद आएगा। 12th में भी काफी सारे ऐसे अध्याय, 11th में तो अध्याय था, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, इक्विलिब्रियम की कहानी थी, यहां भी आएगा काइनेटिक्स। वी विल स्टडी चेरनोबिल के अंदर ऐसा क्या हुआ था, क्यों न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी इतनी खतरनाक हो सकती है। माना एनसीईआरटी में जिक्र कम है, बट हम में भी कहां कम दम है, हम आराम से उसको लिंक करेंगे। इलेक्ट्रो को समझ लेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे। एक काम जरूर करो, इफ यू कैन शेयर दीज वीडियोस सो दैट द स्टूडेंट कैन लर्न कि नो, पढ़ाई इस तरह करनी है, ट्रिकबाजी में नहीं उलझना है। फायदा ही नहीं है ना ट्रिकबाजी का भाई, सीधी बात है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ स्कोप ही नहीं बनेगा। तो बॉडी सेंटर की अगर बात करते हो, तो बॉडी सेंटर में वो एटम तो बॉडी के अंदर ही है, आइस क्यूब के अंदर ही है, बाहर की दुनिया के लिए कुछ नहीं है, जीरो, नल बटे सन्नाटा जी। चलो जी, तो पार्ट ऑफ नेबरिंग के लिए बॉडी सेंटर में कुछ नहीं है, जाओ भागो भागो। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लोज पैकिंग। तो जैसा हमने कहा था, आज का अगला टॉपिक आता हुआ बहुत ही शानदार तरीके से। पहला हुआ ब्रावाइल लैटिसेस, नाउ विल टॉक अबाउट पैकिंग इन क्रिस्टल्स। हेडिंग लगा ही लीजिए। गुरु देखो, पैकिंग को समझना है तो 3 डायमेंशन में समझ लो। वन डायमेंशन में ये क्या है जी, गोले बनाएंगे, स्फेयर मानते हैं ना इन सब पॉइंट्स वगैरह को, तो गोले बना लो। पहला गोला, यहां दूसरा गोला, यहां तीसरा गोला, यहां चौथा, ये वन डायमेंशन है। स्फेयर्स को इस तरह अरेंज कर दिया। जरा देखना बाबू, इसमें अगर एक लाइन में अरेंज करा है, तो अगर इसकी बात करूं तो इसका कॉन्टेक्ट कहां कहां है, इसका कॉन्टेक्ट इससे है और इससे है। कलर चेंज कर लेते हैं, इस वाले का कॉन्टेक्ट इससे है और इससे है। अब यहां पर एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो टर्म है जी, ये दिखेगा नहीं ना तो मैं बैठा हूं, यहां लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है नंबर ऑफ टचिंग स्फेयर। आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन है, इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में एक ये है, दूसरा ये है, तो वन डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 2। बिंदास, कोई टेंशन। अगला आइए, रिकॉर्डिंग मस्त चल रही है। पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखिए, ये था, अब इसी के ऐसे लगा दिया जी, आनंद बिल्कुल। 2 डायमेंशन है ना भाई, इसी के ऊपर लगा दिया एक्स थे वाई, एक्स थे वाई, समझ में आई मेरे भाई। या प्लेन में ऐसे लगा लो, बिंदास, प्लेन में ही है ना, फर्श पे बॉल लगा लो, ऐसे आनंद आएगा। ये टच कर रहा था, ड्राइंग बेकार है बनाने वाले की, कोई बुरा नहीं मानेगा। चलिए अब देखना भाई, इसमें क्या हुआ, अगर मैं इसको देखूं तो इसके डायरेक्ट टच में कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाचा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। अरे गुरुजी से तो पूछा ही नहीं, गुरुजी बुरा मान जाएंगे एनसीईआरटी से। तो गुरुजी कहते हैं कि इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक्ड
leaving the minimum vacant space. Let us consider the constituent particle as identical hard spheres and build up the three-dimensional structure in 3 steps. Number 1, one dimension. This is only one way of arranging. There is only one way of arranging a sphere in a one-dimensional closed packed structure, that is to arrange them in a row and touching each other. In this arrangement, each sphere is in contact with two of its neighbors. The number of nearest neighbor is called as coordination number. वही जो सबसे पास का पड़ोसी है. Thus, in one-dimensional closed-packed arrangement, the coordination number is 2. I have already explained. Two-dimensional closed-packed structure can be generated by stacking the rows of closed-packed structures. This can be done in two different ways. एक ऐसे और एक अब हमने जैसे यहाँ बनाया ना ग्रुप, एक तरीका तो ये, दूसरा क्या है, घटिया ड्राइंग बनाऊंगा उसे वही समझा देता हूँ यार. एक तो ये था, तो यहाँ देखें ये 4 अटैच थे, नोट्स लगा दो नोट्स. ये 4 अटैच थे, 1 2 3 4, स्क्वायर बन गया बाबू, स्क्वायर. और ये अगर 3 डायमेंशन लोगे तो एक स्क्वायर ऐसे और टच तो क्यूबिक हो जाएगा. आनंद आ गया जिंदगी में, बहुत आसान. यहाँ देखें अब क्या हुआ, अब हमने कैसे प्लेस करा, हमने प्लेस करने के लिए अब एक मजा लिया, बना ही देता है, कोई दिक्कत नहीं, आनंद आएगा जिंदगी में. वैसे बच्चे अपने बुरा नहीं मानोगे, हम ऐसे गंदे बना दें तो भी स्ट्रक्चर. अब ये जो गड्ढे थे ना इनके, वहां रखे हमने एटम, टच हो रहे हैं मान लेना बस. तो ये यहाँ है, देखो ये गड्ढों में बना दिया इसने. अब गड्ढों में जब बनाया तो अब ये जो बीच वाला था, ये इससे भी टच होके उठते 6 से टच हो गया, 6 से टच हो गया, 6 से टच हो गया. कैसे भला, ये लेयर तो ऐसे ही आएगी, ये लेयर तो ऐसे ही आएगी. आनंद ही आनंद है जिंदगी में. अब ये वाला देखो बाबू, ये वाला, ये देखोगे तो ये 2 से यहाँ टच हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, इन 2 से टच हुआ. तो ये हो गया क्या, हेक्सागोनल हो गया बेटा. चलो साफ कर दें ताकि दिख जाए आराम से. एनसीईआरटी ने ही बनाई रखा है, कोई परेशानी थोड़ी है. ठीक है, क्लियर है. तो ये भाई समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं. ये जो टाइप था, ठीक है, अब ये ए टाइप था, ये ए बी टाइप हो गया. ए बी क्यों हो गया, अरे सेम टाइप की लेयर थी ना बाबू, ये सेम थी, और यहां पर ये और ये अलग अलग हो गई, तो ए बी हो गई, खत्म. धन्य हो गई जिंदगी इसको सुनते ही. इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर्स. तो ये हो गया 4 वाला, तो स्क्वायर पैकिंग हो गई, उसमें 6 हो जाएगा. किस वाले में, इस वाले में, खत्म. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. इतना लंबा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़ लेना. ए बी टाइप में 6 हो गया. ठीक है, चलो ये रहा, ये रही लाइन, ये आफ्टर द लेक्चर पढ़ लेना, हाईलाइट करोगे, नोट कर लो कॉपी में. अब आ जाओ 3. अभी कहा था मैंने आपको 3 डायमेंशनल में, वो बिल्कुल वैसे ही लगाया. अब क्या करा, जो ये 2 डायमेंशनल लेयर थी ना, कहाँ गई, ये वाली, इसके ऊपर एक और 2 डायमेंशनल लेयर रख दी. अब ये 3 डायमेंशनल हो गया, प्लेन हो गया. और उसके साथ गुरु कभी मन में आया कि एक 2 डायमेंशनल रखी, दूसरी 2 डायमेंशनल रखी, तो 3 डायमेंशनल हो गया. ये आज गूगल पे सर्च करना. कई लोग ये कहते हैं कि जो हमारी दुनिया है वो 4 डायमेंशनल वर्ल्ड का 3D प्रोजेक्शन है. यहां पर सॉलिड स्टेट ने भी ये बता दिया कि 2 डायमेंशनल यूनिट को रखा और वो 3 डायमेंशनल पैकिंग हो गई. अरे वाह. तो क्या वेक्टर के अंदर आपने ये पॉइंट नोट करा है कि 2 डायमेंशनल को रखा तो एक 3D बन जाता है. ये तो सिमुलेशन थ्योरी भी कह रही है. जिन बालकों को इंटरेस्ट है इस तरह की सुपर नेचुरल गुफ्तगू करने का हमारे साथ, तो आनंद आता चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं. तो भाई साहब यहां पर ये अब देखें जरा, तो ये ए अरेंजमेंट ही है, क्योंकि वैसे ही लेयर लगाई है एक के ऊपर एक, तो ये क्यूबिक हो गई है ना. और दूसरे वाले में भी लगाना पड़ेगा उसे गड्ढों के ऊपर. तो यहां पर ऐसा एक भयानक सा स्ट्रक्चर बन रहा है. एक काम करो, आज पहले इसको इतना ही समझो, ब्रेवेलेटिव से समझो, यूनिट सेल समझ ली, पैकिंग को आज खुद सोचो पहले एक बार, कल थोड़ा सा और मजा लेंगे इसके ऊपर. और एक आपको यहां पर एक चीज बताते चलते हैं, आज आनंद आएगा. जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मान लो नंबर ऑफ एटम n है, और 2 तरह के गड्ढे बन रहे हैं इसमें. जो देखो यहां बना रखा है इसने, ये टेट्राहेड्रल गड्ढा है,
ये ऑक्टाहेड्रल गड्ढा है। टेट्राहेड्रल तो पता है 4 से, ऑक्टाहेड्रल 6 से। इस पे खुद सर फोड़ो एक बार, लगाओ 5-7 मिनट। आज क्या है, फ्राइडे है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा इसका। मंडे आना होता है ना, मंडे आएगा इसका लेक्चर। उससे पहले इसको पूरा पढ़ के जो तुम सीखे कमेंट बॉक्स में एक लाइन के अंदर लिखना, ज्यादा नहीं। देन आई विल सी कि किसका मजा आया। अगर नंबर ऑफ एटम n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे, बट टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे। सवाल है क्यों? इसी सवाल के साथ आज की सभा समाप्त करता हूं। बच्चों, एक हेल्प आप मेरी कर सकते हो, मजा आया है अगर समझने में, और तो भैया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बोलना पड़ेगा अब, क्योंकि मेरा एम ये भी है कि देखो भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी ये बात पहुंचेगी तो सभी के लिए बढ़िया होगा। टाइम लगा रहे हैं तो ज़्यादा ही रहे। अभी तक तो हम बता रहे थे जो आ जाए ठीक है, तो लेकिन अब प्लीज़ अगर ये रहता है तो आनंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखेंगे। तो मैं मेंटी को स्टार्ट करूँगा ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा रहे, कंपटीशन डेवलप रहे। ठीक है, तो चलिए भाई साहब, जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आनंद लीजिए पढ़ाई का।